जय श्री कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। आंखें बंद। प्रार्थना। प्रार्थना से पहले अपने आराध्य को, कुलदेवी को, कुलदेवता को स्मरण करें और नमन करें। उसके उपरांत अपने गुरु शक्ति के स्वरूप का स्मरण करें, उनको नमन करें। अब अपने माता पिता का स्मरण करें, उनको नमन करें। विवाह के बाद हमारे दो माता पिता होते हैं, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। अतः दोनों अपने सासू जी और ससुर जी का स्मरण करें और उनको नमन करें। और अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को नमन करें, आकाश की ओर अंतर्दृष्टि रखकर, जिनकी वंश परंपरा में हम अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं। प्रार्थना सब मिलकर एक साथ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलं भवतु, शुभं भवतु। आंखों को छू ले, धीरे से अपनी आंखें खोलें। जय श्री कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे हमने कहा था कि आज का कपल सेशन रहेगा, यानी कि गर्भस्थ शिशु के माता पिता, अर्थात आप और आपके पति, ऐसे दोनों भी आज के सेशन में रहे, ये महत्वपूर्ण था। और किसी कारणवश किसी के पति नहीं है तो ये सेशन हम रिकॉर्डिंग पर लगा कर रखा है हमने, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, तो आप उसको उनको बता देना, सुना देना। लेकिन 1, 2, 3 मेडिटेशन है आज के 5-5 मिनट के, जो कपल मेडिटेशन है, तो दोनों साथ में बैठकर करे, देखे, सुने, ये महत्वपूर्ण था। तो आप अलग अलग जगह से भी लॉगिन करके बैठ सकते थे कि अगर समझो आपके पति यहाँ पे आपके साथ नहीं थे तो जिधर थे उधर से भी लॉगिन करके बैठ सकते थे। आप लिंक उनको प्रोवाइड कर सकते थे। अभी भी अगर किसी को लिंक प्रोवाइड करना है, लेकिन अभी तुरंत वो हाजिर रहेंगे पता नहीं, लेकिन मैं सबके वीडियो मैंने ऑन नहीं करवाया है, लेकिन मानता हूँ कि सभी मैक्सिमम कपल्स यहाँ पे आज बैठे होंगे। ठीक है। और जोड़ी से मेरे स्क्रीन पे दिखे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि आप स्क्रीन पे बैठो, पति को बाजू में बिठाओ। ठीक। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे जो वर्कशॉप होते हैं अभिमन्यु गर्भ संस्कार के, तो ये वर्कशॉप के अंदर जैसे पुणे, मुंबई, ठाणे वगैरह से बड़े बड़े सिटी में जो वर्कशॉप होते हैं, समझो अगर 50-60 एंट्री रही वर्कशॉप में, 50 एंट्री रही, तो 50 में से 40 कपल आते हैं और 10 सिंगल लेडीज़ आती है। वो भी इसलिए सिंगल आती है क्योंकि कोई मैके में आई हुई है, पर या किसी के पति आउट ऑफ स्टेशन है, या फिर किसी के पति को इंटरेस्ट ही नहीं है, केवल इसको अकेले को इंटरेस्ट है गर्भ संस्कार में। तो ऐसे सूरत में तो 50 में से 10 सिंगल आती है, 40 कपल एंट्री, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे रहते हैं, माता पिता बच्चे के दोनों बैठे रहते हैं। और छोटे सिटी में जब जाते हैं, जैसे नांदेड़, नासिक आदि, जब हमारे वर्कशॉप होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक 40 एंट्री होंगी, तो 40 में से 10-12 कपल होते हैं, बाकी की सिंगल आती है, क्योंकि ज़्यादा कर वहाँ पर व्यापारीगण होते हैं।
और वो दुकान बंद कर कर वगैरह आना नहीं चाहते या इतना इम्पोर्टेंस उनको नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं। तो अवेयरनेस की और अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है, परंतु माँ बनना, पिता बनना ये एक संयुक्त कार्य है। जैसे आज हम कुछ विषयों के ऊपर, ऐसे तो बहुत बड़ा मतलब पूरा 2 दिनों का वर्कशॉप कपल के लिए स्पेशल लिया जाता है। कभी कभी हमने ऐसे किया है कि हमारे 2 दिन के वर्कशॉप के अलावा 1 दिन का कपल ऐसे कैंडल लाइट डिनर और कपल मेडिटेशंस वगैरह हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ के अपने पति के साथ वगैरह रखे हैं। कभी कभार ऐसे करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वो ऐसा कोई आयोजन नहीं है, परंतु उसमें की कुछ बातें हैं जो हम आज करने का प्रयत्न करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण विषय है आज का कि गर्भावस्था में पति और पत्नी की सही भूमिका क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चा जन्म लेने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक नए जीवन, नए व्यक्तिमत्व और एक नए युग की शुरुआत है। तो सबसे पहले एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि यह केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को जन्म देना, यह पति और पत्नी दोनों की संयुक्त साधना है। हमने कर्म नहीं बोला, दोनों की संयुक्त साधना है, और साधना से एक दिव्य साधक संसार के अंदर जन्म लेता है। अगर दोनों माता पिता साथ में जागरूक होकर इस यात्रा को जीते हैं तो परिणाम सिर्फ एक स्वस्थ बच्चा नहीं, एक बल्कि एक संस्कारित, मजबूत और संतुलित व्यक्तिमत्व होता है। आप जानते हो कि कुछ गुण बच्चे के अंदर माँ की ओर से आते हैं और कुछ गुण पिता की ओर से आते हैं। बच्चा जन्म लेने के बाद भी माँ की एक भूमिका होती है, पिता की एक भूमिका होती है। ऐसे गर्भावस्था के अंदर भी ये भूमिकाएं व्यक्त होती है। तो जैसे पति की भूमिका क्या है, तो पति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है इन दिनों के अंदर? सबसे पहले तो पत्नी को भावनात्मक सुरक्षा देना, ये उसका कर्तव्य है। तो गर्भावस्था के दौरान ये जो माँ है सिर्फ शारीरिक बदलाव से नहीं गुजरती, वह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत संवेदनशील हो जाती है। तो ऐसे समय पर पति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पत्नी को जज नहीं करना, फिर उसकी छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए और उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम पति की एक आदत होती है पत्नी को एक अलग तरीके से बात करने की या अलग तरीके से टॉन्टिंग करने की, या कुछ चीज़ों के अंदर वो समझता है कि मेरे कुछ चीज़ों को या कुछ कुछ चीज़ों को वैल्यू को ये समझ नहीं सकती। और उसके ऊपर से फिर गर्भावस्था के अंदर जब माँ के अंदर अलग तरह के बदलाव आते हैं तो वो उसको समझने के बजाय अपने जो माँ आपके गर्भावस्था से पहले का जो एटीट्यूड है उसी को कायम रखता है। तो वैसे नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर बदलाव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात केवल माँ की नहीं है, तो गर्भ के अंदर बैठे हुए बच्चे की भी है। और ऐसे समय ऐसे छोटी छोटी बातें गर्भवती के मन के अंदर उभर कर आती है, तो पति को उसको समझना चाहिए और उसके अंदर की जो भावनाएं व्यक्त हो रही है, और वो भावनाएं व्यक्त हो रही है तो केवल बच्चे के लिए नहीं हो रही है, तो वो भावनाएं बच्चे के साक्षी से अपने पिता के लिए, यानी बच्चे के पिता के लिए, अपने पति के लिए व्यक्त होती है, फिर अपने परिवारजनों के लिए व्यक्त होती है, संसार के प्रति व्यक्त होती है। और फिर पति ऐसे जज करता है कि ये कुछ अलग ही बोल रही है, कुछ अलग ही जी रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जज न करे और उसकी हर बात का सम्मान करे, और उसको उसकी ढाल बन के रहना है पति को। तो ये बाहर की जो निगेटिविटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सब आपको ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। और याद रखिए कि आपका हर शब्द, हर व्यवहार सीधे आपके गर्भ के अंदर बच्चे के पास पहुंचता है। मानता है कि समझो जेंट्स जो होता है दुनिया के अंदर जीते समय, दुनियादारी के अंदर, चाहे जॉब हो, चाहे शॉप आदि हो, या कोई और बिजनेस से हो, तो उसके अंदर तरह तरह के लोग आते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। लेकिन घर के अंदर आते समय ये सब कुछ बाहर छोड़ के आना। पहले पुराने घर देखोगे ना, तो आज के तुलना में हमारी हाइट पहले ज़्यादा होती थी, लेकिन आज के जो दरवाजे हैं ना, उस दरवाजे से भी छोटे दरवाजे थे पहले के घरों के। पुराने घर देखो गांव की तरफ जाके, क्यों? क्योंकि ये माना जाता था छोटा दरवाज़ा रखने के पहले उनको क्या बड़े दरवाजे बनाना नहीं आता था क्या? बिल्कुल बनाने आता था। लेकिन वो दरवाजे छोटे इसलिए रखे जाते थे कि आप जब घर के अंदर आते हो तो ऐसे झुक कर आइए और बाहर के सारे तनाव बाहर छोड़ के आइए। तो वो गर्भ के अंदर आते समय नम्रता होनी चाहिए, दुनियादारी का टेंशन वगैरह ये बाहर का बाहर छोड़ना चाहिए, तो उसको मिक्स नहीं करना चाहिए।
और यहाँ पे तो बच्चे का सवाल है, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तो ये फिर ये आपका व्यवहार वगैरह सब बच्चा वहाँ पे पूरी तरह से निरीक्षण करता है उसका। अगर पति शांत है, सपोर्टिव और स्टेबल है, तो बच्चा भी अंदर से ऐसे सिक्योर और फेयरलेस बनता है, निर्भय रहता है और एकदम सुरक्षित अनुभव करता है। लेकिन पिता ही असुरक्षितता की भावना निर्माण करे तो बच्चा कैसे असुरक्षित रहेगा? क्योंकि आप तनाव टेंशन लाते हो तो पत्नी को भी समझ में आता है कि मेरे पति को आज पति के पास देखो कभी पति आते हैं घर के अंदर तो पत्नी को समझ में आता है कि आज इनके साथ कुछ तो भी ठीक नहीं हुआ है या इनका आज ठीक से काम नहीं हुआ है। तो जब पत्नी को समझ में आता है पति का ये पूरा भाव तो बच्चे के पास नहीं जाएगा क्या? तो पति को इस बात ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर आने के बाद केवल आपकी पत्नी इंतज़ार नहीं कर रही है तो आपका बच्चा भी इंतज़ार कर रहा है। और ऐसे में अगर पत्नी भी वर्किंग है तो इसके ऊपर तो पति के ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ऐसा नहीं कि पति की भूमिका, मैं कपल सेशन बोल रहा हूँ तो यहाँ पे पत्नी की भी भूमिका समझनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि मैं केवल पति को लेक्चर दूंगा। तो माँ सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो बच्चे को जन्म दे रही है और वह एक एनर्जी फील्ड है जिसमें बच्चा हर पल पल रहा है। तो माँ का हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया सीधे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वहाँ पे पहुँच जाती है, इम्प्रिंट हो जाती है, वहाँ पे छप जाती है। तो देखा। और इसके ऊपर हमने गर्भ संस्कार के विज्ञान के समय सब कुछ बोला है कि गर्भ संस्कार का विज्ञान कैसे काम करता है, बच्चे के पास कैसे किस तरह का मन होता है, किस तरह से गर्भ संस्कार वहाँ पे पहुँचते हैं, जीवन में कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ हमने पहले बता दी है। तो आज के सेशन के अंदर वो बात नहीं होगी। लेकिन इसलिए कि ये सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के अंतर्मन में सारी चीज़ें वहाँ पे जाकर सदा सदा के लिए स्थित हो रही है। तो माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपने विचारों को शुद्ध रखना और सकारात्मक भावनाएं पैदा करना, सकारात्मक भावनाओं को जन्म देना, शांति और प्रेम का वातावरण बनाना। आप सिर्फ बच्चा नहीं बना रही है, आप उसका स्वभाव, उसका आत्मविश्वास, उसकी सोच सब कुछ बना रही है, उसकी ज़िंदगी बना रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर माँ शांत है, खुश है और संतुलित है तो बच्चा एकदम नेचुरली काम, इंटेलिजेंट और इमोशनली स्ट्रांग बनता है। वो एक नैसर्गिक शांतता उसके भीतर होती है, एक बहुत ही अद्भुत तेज होता है, बहुत बुद्धिमान होता है और भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली बनता है आपका बच्चा। अगर माँ शांत है, खुश है और संतुलित है। और मैंने बताया कि ये शांति, ये खुशी और संतुलन पति के द्वारा भी माँ के भीतर उतरता है, ये संयुक्त रूप से भी काम करता है। तो टीम वर्क, मतलब अब दोनों का मिलकर कैसे काम होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात है कि टीम वर्क है, आप दोनों मिलकर कैसे हैंडल करो। यह तुम और मैं का समय नहीं है, यह हम का समय है। अगर पति सोचता है कि यह तो पत्नी की जिम्मेदारी है और पत्नी सोचती है कि मुझे अकेले सब करना है, तो बीच में दूरी आ जाती है और वही दूरी बच्चे तक पहुंचती है। तो फिर अगर दोनों मिलकर करते हैं, हम साथ हैं, हम मिलकर अपने बच्चे का भविष्य बना रहे हैं, तो अलग ही ऊर्जा बनती है। तो यह संयुक्त भाव आपके भीतर होना चाहिए, गर्भावस्था के प्रति, गर्भस्थ शिशु के प्रति, बच्चे के प्रति। तो फाइनली ये जो मैं भाव व्यक्त कर रहा था, तो आज से एक ऐसा संकल्प ले लीजिए कि हम एक दूसरे को समझेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम अपने शब्दों को और भावनाओं को ऐसे ध्यान के अंदर रखेंगे, तो आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, समझ कर लेंगे। तो ये बात आपके भीतर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हर कदम, हर पाँव हमारे बच्चे का भविष्य बना रहा है। याद रखिए, एक माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक जागरूक पिता और माँ मिलकर एक महान व्यक्तिमत्व बनाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। तो एक सुंदर चीज़ करते हैं, दोनों पति पत्नी दोनों ऐसे हाथ मिलाएंगे। एक बार कावेरी मैं आपको स्क्रीन पे लेता हूँ ताकि बाकी लोग समझ सके। एक दूसरे के सामने बैठो, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने बैठो। है क्या जगह आपके पास? और ऐसे हाथ पकड़ने हैं, पति ऐसे हाथ करेंगी और पत्नी ऐसे उसका हाथ पकड़ेगी। हाँ, दिखाओ हाथ ऊपर। हाँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हाँ, तो अभी एक दूसरे के पास देखो, एक दूसरे के पास देखो, ठीक है। तो इसके अंदर अब जो भी कपल है इसी तरह बैठो, ठीक है।
आपको इसी तरह बैठना है। और ऐसे तो जो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे वो देखने जैसा है, लेकिन आपको देखना नहीं है स्क्रीन, बाद में देख लेना। आप एक दूसरे की तरफ देखोगे, सिर्फ एक दूसरे की तरफ। और जो भी पत्नी अकेली बैठी है आज किसी कारणवश, तो ये सोचे कि आपके सामने पति बैठे हैं और वही आपके बच्चे के साथ ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं। और जो भाव आता है आने दो, चेहरे पे मुस्कुराहटे तो मुस्कुराहट आने दो, आंसू आते तो आंसू आने दो, जेंट्स भी लेडीज़ भी, गंभीरता आती तो गंभीरता आने दो। और सामने वाले के, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की आंखों में आंसू आ रहे हो और आप मुस्कुरा रहे हो। तो दोनों एक दूसरे के भावना का आदर करोगे, सम्मान करोगे, ठीक है ना। चलो देखो एक दूसरे की तरफ। एक दूसरे की तरफ देखना है। पति की तरफ से ये बात अपने पत्नी के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, अब एक पिता भी हूं। हाँ, वो तुम्हारा हाथ जो मैं थामता हूं, अब उसमें दो धड़कनों की गर्मी महसूस होती है, एक तुम्हारी और एक उस जीवन की जो हमारी सांसों के बीच पल रहा है। तुम कहती हो वो तुम्हारे भीतर है, पर सच कहूं अब वो मेरी हर धड़कन में, मेरे हर सपने में भी बस गया है। जब तुम थक जाती हो तो मुझे लगता है मैं उसके लिए एक मजबूत दीवार बन जाऊं कि तुम्हें कभी सहारा ढूंढना ना पड़े। जब तुम मुस्कुराती हो मैं उसके चेहरे की कल्पना करता हूं, जब तुम गाती हो मैं सुनता हूँ जैसे कोई देवगीत उसके कानों तक पहुँच रहा हो। मैं पिता बन रहा हूँ, हर दिन हर क्षण उसके जन्म से पहले ही उसके लिए जीने की वजह बन रहा हूँ। हे मेरे बच्चे, मैं तुझसे आज ही कहना चाहता हूँ, आना मेरे बच्चे, इस संसार में डर नहीं, क्योंकि तेरा पिता खड़ा है तेरे हर आंसू की ढाल बनकर। तेरी माँ की हर पीड़ा में मैं उसका संबल बनूंगा, तेरे हर संस्कार में मैं उसकी छाया बनूंगा। मैं हर रात सोने से पहले तेरे बारे में सोचता हूँ, तेरी माँ के पेट पर हाथ रख कर तुझसे कुछ कहता भी हूँ, क्या तू सुन पाता है? तू जान ले मेरे बच्चे के आने से पहले ही तू हमारी दुनिया बन गया है। और मैं सिर्फ एक पुरुष नहीं रहा, मैं अब एक पिता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं
मैं तुझे क्या दे पाऊं? घर, नाम, भविष्य, हाँ ये सब दूंगा, पर सबसे पहले मैं तुझे दूंगा संस्कार। ऐसे संस्कार जो तू शब्दों से नहीं, अपनी माँ की नजरों से सीखेगा। ऐसे विचार जो तू मेरी खामोशी से सुनेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं इस घर काल को केवल प्रतीक्षा नहीं बनाऊंगा, मैं इसका हिस्सा बनूंगा। हर मंत्र, हर स्पर्श, हर संवाद में मैं तेरे पास रहूंगा, क्योंकि मुझे अब सिर्फ संतान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक युग पुरुष, एक युग नायिका, एक संस्कारित आत्मा। हमने चुना है अभिमन्यु गर्भ संस्कार और स्वीकारा है उसका हर संकल्प। हमने इस गर्भ को सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, एक साधना बना दिया है। हम दोनों अब माता पिता ही नहीं, एक युग की रचना में सहभागी बन गए हैं। मैं अब सिर्फ केवल एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हूँ तेरे भविष्य का रक्षक। मैं हूँ एक संस्कारित युग का पिता। और तू होगा वो दीप जो इस युग को दिशा देगा, क्योंकि तू पला है संस्कारों की कोख में। अब मैं एक पिता बन गया हूं। हाँ, अब मैं एक पूरा पिता बन गया हूं। अब जो हाथ है, पति अपने पत्नी के हाथ उठा ले और चूम ले, हाथों को उठा ले पत्नी के और चूम ले। ओके। एक बार गर्भ पे हाथ रखे बच्चे के, गर्भ पे हाथ रखे, बच्चे पे हाथ रखे, पति और आशीर्वाद दे उसको, 3 बार ब्लेस करे, 3 बार सहलाए। चल ठीक है, गुड। चलो, काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन कावेरी की स्क्रीन मैंने सामने रखी थी देखने के लिए। कावेरी, आपने किया बहुत अच्छा दोनों ने, लेकिन आप बीच बीच में स्क्रीन की तरफ देख रही थी। मैंने बोला था कि स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है, आपको एक दूसरे के आंखों में देखना है कंटिन्यू, है ना। लेकिन फिर भी आप अच्छे से कर रही थी। मैंने एक मिनट, माइक ऑन है आपका? हाँ माइक ऑन। हाँ, आपके पति का क्या नाम है? जैसे हर्ष, जश्न। हर्ष। कैसे लग रहा था आपको? मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद ऐसी फीलिंग हुई, मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। बस इतना इस तरह से सोच विचार में पहुंचा नहीं था जितना आज ये क्लास अटेंड करी, तो उतने इमोशनल फीलिंग्स और बच्चे की तरफ जागरूक हो गई, मैं ये बोलूँगा। यही उद्देश्य था हमारा, क्योंकि माँ अक्सर तो जागरूक रहती है, लेकिन पिता पता तो होता है कि मेरा बच्चा है, मैं पिता बन रहा हूँ, बन गया हूँ, लेकिन ये अटैचमेंट जो भावनात्मक रूप से होना चाहिए, या पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, वो पति के अंदर अक्सर नहीं आता, और ये धीरे धीरे पिता बनता है। एक तरह से देखा जाए तो फाइनली पिता किस दिन बनता है? जब बच्चा गोद में आ जाए। लेकिन अभिमन्यु गर्भ संस्कार में जो अटैच हो जाए पुरुष पिता, वो यहीं पे पूरी तरह से पिता बन के जाता है, यहीं से, और हम यही चाहते हैं। तो बहुत अच्छा किया हर्ष आपने, कावेरी आपने भी बहुत अच्छा किया। अच्छा लगा कावेरी आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
आई थिंक जो हम दोनों के बीच में बहुत टाइम से हम समझना चाह रहे थे चीजों को, काफी कुछ अच्छा ओके, चलो ठीक है, समझ। बहुत सुंदर। चलो थोड़ा विषय को आगे बढ़ाते हैं और वापस फिर रिलेशनशिप की हीलिंग और बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए, बॉन्डिंग के दोनों के अंदर कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। यानी रिश्तों के अंदर सुधार और जुड़ाव कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी एक मिनट। हाँ, मुझे लगा मैंने कावेरी को रिमूव कर दिया, मैं रिमूव पिन किया था मैंने। चलो दिख गए वापस, ओके ठीक है। चलो, तो हीलिंग बोलने के बाद क्या हो गया, चिकित्सात्मक सुधार। और चिकित्सात्मक सुधार केवल शारीरिक नहीं होते, मानसिक भी होते हैं, इसलिए हम उसको हीलिंग बोलते हैं। तो ये हमारे कृष्णा रेकी का वर्कशॉप होता है, कोर्स होता है, जो ऐसे तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन गर्भावस्था के अंदर अगर वो कर ले तो ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। और पेरेंटिंग के अंदर भी काम आता है, और इसमें तो उसमें और गर्भावस्था में भी काम आता है, लेकिन उसमें हम हीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो हम यहाँ पे वैसी एक रचनात्मकता या चिकित्सात्मक सुधार जो होता है मानसिक शारीरिक रूप से, और भावनात्मक जुड़ाव जिसको हम बॉन्डिंग वगैरह आदि बोलते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो गर्भावस्था के दौरान जैसे हमने कहा कि केवल सिर्फ शरीर में बदलाव नहीं होता है, तो रिश्तों की ऊर्जा में भी बहुत तेज़ी से मतलब रिश्तों की ऊर्जा जो होती है वह भी बहुत तेज़ी से काम करती है, एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती है। और एक सच्चाई समझ लीजिए कि पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप जो संबंध है वह बच्चे का पहला पर्यावरण है, वो वातावरण है। तो उसके अंदर आप अपने आप को कैसे ढालते हो, वैसे बच्चा ज़िंदगी में अपने आप को ढालेगा। तो एनवायरनमेंट जो बोलते हम बोलते हैं, तो बच्चे का जो पहला वातावरण जो होता है, माहौल जो होता है, ये उसके पूरे जीवन के ऊपर लागू होता है। तो पति पत्नी का जो रिलेशनशिप संबंध है ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर रिलेशनशिप में, संबंध में कुछ न कुछ पुराने मतभेद होते हैं, छोटी छोटी नाराज़गी या अधूरे कम्युनिकेशन संवाद होते हैं। यह बिल्कुल एक नॉर्मल सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं, सभी रिश्तों में होते हैं, पति पत्नी के अंदर भी होते हैं। लेकिन गर्भावस्था के समय अगर हम उन्हें पकड़ कर रखेंगे तो नहीं चलेगा, उसको बल्कि हल्केपन से छोड़ने की ज़रूरत होती है। देखो, गर्भधारणा करने से पहले के कुछ मतभेद होंगे, छोटी बड़ी नाराज़गी होंगी, कुछ अधूरे संवाद होंगे जो पूरे नहीं हुए हमारे भीतर, और हमने उसी को पकड़ के रख लिया, पत्नी ने या पति ने, तो नहीं जमता। तो इसको बिल्कुल एकदम हल्केपन से छोड़ना होता है। किसके लिए छोड़ना होता है? गर्भस्थ शिशु के लिए, बच्चे के लिए छोड़ना होता है। तो देखो कि यह नहीं कर रहा कि बैठकर पुराने झगड़े ऐसे खोलो नहीं कि यह नहीं कर रहा, यह नहीं कर रही है, यह समझ नहीं रही है, समझ नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं होना। बस उन्हें, अगर वो है भी संवाद वगैरह अधूरे या कुछ नाराज़गी भी होंगी, तो उसको महत्व देना बंद कर दो, उसे बाद में देखेंगे, गर्भावस्था बच्चा जन्म लेने के बाद। लेकिन अभी उन चीज़ों को जो अधूरापन है, जो एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है, जो एक दूसरे के प्रति कोई मतभेद है, तो उसको इन दिनों के अंदर महत्व नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप जब इस बात को पकड़ कर बैठते हो तो एनर्जी जो होती है, जो ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा बार बार आपके व्यवहार में आती है, और वही ऊर्जा बच्चे तक भी जाती है और उसके जीवन के अंदर काम करती है, यहाँ तक कि उसके वैवाहिक जीवन के अंदर भी काम करती है। इसलिए हम एक सिंपल निर्णय लेंगे, सरल निर्णय लेंगे कि हमें पुराने बोझ को हल्का करें, हम पुराने बोझ को हल्का करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उसका सब कुछ ऐसे सरल है, मतलब नियम बनाए कि गुस्सा जैसे आएगा, लेकिन हम चिल्लाएंगे नहीं, झल्लाएंगे नहीं। गुस्सा आएगा तो केवल व्यक्त कर देंगे कि मुझे बात पसंद नहीं है, या व्यक्त करने का एक तरीका जो है बहुत नॉर्मल होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऊंची आवाज़ अगर आप करोगे, तो चाहे पति ऊंची आवाज़ में बोले या पत्नी, तो बच्चा असुरक्षा की भावना वहाँ पे ग्रहण करता है। और शांत संवाद जब होता है पति पत्नी के अंदर, तो सुरक्षा की भावना वहाँ पे बच्चा प्राप्त करता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधा दिल पर चोट करते हैं, तुम कभी नहीं समझते, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तो ये जो है
गर्भावस्था के दौरान ये शब्द जीवन साथी को नहीं, बच्चे को भी प्रभावित करते हैं। आप एक दूसरे को बोल रहे हो, तुम मुझे कभी नहीं समझते, तुम मुझे समझ के नहीं लेती, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, ऐसा ही करते हो। और कुछ तो लड़कियों में तो कम, लेकिन जेंट्स के अंदर ऐसे गाली गलौज करने वाली भाषा भी यूज करते हैं। व्यवहार में तो करते हैं, घर में आने के बाद भी करते हैं। ये भी बच्चे को बहुत गलत असर डालती है। तो भाषा में शालीनता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए पति के और पत्नी के भी एक दूसरे के प्रति। अगर ऐसा आपने नियम बना लिया कि हम शब्दों को सजग रूप से चुनेंगे, तो फिर आपके जो भाषा का सौंदर्य, शालीनता, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान जो है वो बच्चे को प्रभावित करता है। तो आप आज एक अभ्यास करना, मेरा सेशन होने के बाद आप पति पत्नी दोनों एक दूसरे के ऐसे सामने बैठ जाना और 3 या 5 जो भी आपको समय है, तो आप 5 चीज़ों के लिए एक दूसरे का आभार मानोगे। पत्नी क्या करेगी, आपके भीतर की कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है और आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, या जो भी जिसका आभार व्यक्त करना चाहते हो, धन्यवाद, ऐसे 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद दे पत्नी अपने पति को। और पति क्या करेगा, फिर पत्नी को 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद देगा। तो ये करके देखो, आपको इतना अच्छा लगेगा और बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं तुरंत बैठा के करवाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आगे के लेक्चर कंप्लीट करने हैं। घंटे 1.5 घंटे में बहुत मतलब घंटे भर में बहुत बड़ा टॉपिक मुझे कवर करना है। घंटा सवा घंटा हमारा सेशन चलेगा, तो इस हिसाब से करना है। तो मैं तो माँओं को तो रोज़ ही बोलते रहता हूँ, हर सेशन के अंदर बोलते रहता हूँ, लेकिन आज माँ के साथ साथ पिता पे मेरा ज़्यादा फोकस है, पति के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी अक्सर कम बोलने में आता है। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ अभी इन सेशंस के अंदर, या जो हमारे वीकली सेशंस होते हैं, तो वो सेशंस के अंदर जो बोलते हैं वो एक्चुअल के अंदर ओरिजिनल कोर्स के अंदर या वर्कशॉप के अंदर नहीं आता है, क्योंकि उस समय उस कोर्स के अंदर एक सीमित कुछ घंटों का कोर्स होता है, उसके अंदर पूरे टॉपिक देने होते हैं, 2 दिनों के वर्कशॉप में पूरे टॉपिक लेने होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास अधिक समय नहीं रहता, तो उन चीज़ों को मैं इन सेशंस के अंदर लेता हूँ। तो अभी चलते, तो आप कैसे करोगे, तो ये 5 चीज़ें कम से कम एक दूसरे के प्रति धन्यवाद दोगे आप 5 चीज़ों को याद करके, इसके लिए थैंक यू। जैसे आप बोल सकते हो कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। या फिर पति बोल सकता है कि तुम आज गर्भवती हो और मेरे सिर्फ आपके नहीं, मेरे बच्चे की भी माँ बन रही हो और दोहरी भूमिका निभा रही हो, बच्चे का भी ध्यान रखी हो, मेरा भी ध्यान रखी हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे सिर्फ गर्भावस्था से संबंधित जीवन की कोई भी 5 चीज़ों को एक दूसरे की तरफ देखकर आप ऐसे बातें बोलकर धन्यवाद दोगे, कृतज्ञता व्यक्त करोगे। जैसे तुम घर को बहुत अच्छे संभालती हो, तुम्हारा धैर्य मुझे प्रेरित करता है, आदि आदि आदि, ऐसे जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। तो क्यों जरूरी है सब, क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, तो एक दूसरे की सराहना करते हैं, तो प्रेम बढ़ता है वहाँ पे। और जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर प्रेम उभर कर आता है। तो घर में एक ऐसी एनर्जी, ऊर्जा बनती है, गर्भ के अंदर एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो सबके लिए तो सुरक्षित रहती है, सुंदर रहती है, और ये माहौल बहुत अच्छा बनता है, वातावरण बहुत अच्छा बनता है। लेकिन गर्भ के अंदर भी वही प्रतिक्रिया निर्माण होती है जो घर के अंदर आपके आसपास निर्माण हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे संकल्प ले लेंगे कि हम पुरानी बातों को हल्का करेंगे, हम एक दूसरे के सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट फुल बातें करेंगे, कभी भी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, और हर दिन कम से कम एक बार एक दूसरे की सराहना जरूर करेंगे, मतलब एप्रिसिएशन करना कि हर चीज़, किसी न किसी चीज़ के लिए। तो आप ये करोगे तो आपका वैवाहिक जीवन तो सुंदर होगा, लेकिन बच्चे का वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा गर्भ के अंदर से ये रिश्तेदारी को, ये आपके संबंध को देखेगा। तो याद रखिए कि जहाँ संबंध में प्रेम और सम्मान होता है, वहीं से एक महान और संतुलित जीवन की शुरुआत होती है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो अभी मैं एक और आपके सामने शेयर करता हूँ, तो आप केवल इसको स्क्रीन पे देख ले। लास्ट के अंदर मैं एक संवाद करवाऊंगा पति का गर्भवती के पेट पर हाथ रखकर, लेकिन अभी जो है ये वाला वीडियो देख ले, और इस वीडियो को देखते समय पति अपने भाव भी समझे और पत्नी अपने पति के भाव को समझे। ठीक है, 3 मिनट का वीडियो है केवल।
या कोई आने वाली है घर संसार में मेरे, नई खुशियां छाने वाली है। कोई आने वाला है या कोई आने वाली है घर संसार में मेरे, नई खुशियां छाने वाली है। जीवन संगिनी की गर्भ में आ गया है मेरा ही साया, पिता बनने का परमानंद मेरी चारों ओर है छाया। बेटी होगी तो माँ जैसा, वो रखेगी मेरा ध्यान, जिंदगी जीना सिखाएगी, नानी जैसी होगी मेरी जान। बेटा होगा तो उसमें होगी पिता के वात्सल्य की छाया, दादाजी जैसा प्रेम देगा वो, हो मेरा सपना उसमें समाया। बदल रही है ये दुनिया धीरे धीरे मेरी हर पल, जिम्मेदारी का अनुभव है, पिता बनने की ये पहल, हर धड़कन में बजता है उसके आने का संगीत, जीवन को नए रंग देगी ये छोटी सी प्यारी प्रीत। अब सपनों में बसता है चेहरा, नन्हे कदमों का आभास है, इससे सुंदर सुख न कोई, पिता बनना ही कुछ खास है। अब सपनों में बसता है चेहरा, नन्हे कदमों का आभास है, इससे सुंदर सुख न कोई, पिता बनना ही कुछ खास है। कोई आने वाला है या कोई आने वाली है घर संसार में मेरे, नई खुशियां छाने वाली है। तो ये भाव थे पिता के, और इन भावनाओं को पिता को समझना चाहिए, और पिता समझने के बाद माँ को इन भावों को समझकर कि केवल मैं माँ नहीं बन रही हूँ तो ये भी पिता बन रहा है। असल में पिता स्पेस ही नहीं देता बच्चे को अपने ज़िंदगी में गर्भावस्था में कि उसको मैं इस लेवल पे समझूं, और माँ भी समझ नहीं पाते कि पिता को कैसे समझाऊँ, पति को कैसे समझाऊँ इन सारी भावनाओं को। फिर उसके लिए हमारे जो गीत है, हमारा जो संगीत है, हमारा पिता वाला गर्भ संवाद है, तो वो सारी चीज़ें काम आती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ मेरे पुणे का। मैं नाम नहीं बता सकता उस कपल का, किसी कारणवश उन्होंने मना किया है, क्योंकि एक बार जब मैंने बोल दिया था तो उनके रिश्तेदार बैठे थे और उन्होंने जाकर जब बोल दिया उनको कि ऐसे ऐसे आपके बारे में बताया तो थोड़े नाराज़ हो गए। तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पुणे के वर्कशॉप का एक उदाहरण बताता हूँ आपको।
आज से 7-8 साल पहले की बात है, या उससे भी 1-2 साल पहले, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं। और हमारा जेम रोड पे वर्कशॉप था पुणे के अंदर। तो वहाँ पे एक माँ, सास और पति पत्नी दोनों ये आए। उसको चौथा महीना चल रहा था गर्भवती को। तो उसकी माँ और सास दोनों भी आए, लड़की की माँ और सास दोनों आ गए। तो अब आए, इन दोनों को बिठा तो दिया, लेकिन सास ने जब फॉर्म भरने के बाद मुझे आके धीरे से बाजू में लेके बोला कि सर ये मेरी बहू है और ये मेरा बेटा है, और इसकी माँ भी, मेरी बहू की माँ भी आई हुई है, लेकिन दिक्कत ये है कि गर्भावस्था के बाद तीसरे महीने के अंदर इतने झगड़े हो गए इन दोनों के कि अब इन्होंने दोनों ने अपने आप को अलग करने का, तलाक लेने का, डिवोर्स देने का फाइनल किया हुआ है। तो हम पेरेंट्स ने एक शर्त रखी कि हम इस बच्चे को गिराने नहीं देंगे। एक बार बच्चे को जन्म दे दो, बाद में क्या करना है, किसके पास रखना है हम देख लेंगे, लेकिन उसके बाद आप चाहो तो अलग हो जाना। इस शर्त के ऊपर हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करवाई है, इनको ला के यहाँ पर बिठाया है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा और अचरज भी लगा कि चलो कि फिर, लेकिन अभी मैंने देखा, चलो सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताता, लेकिन अब मैंने देखा वहाँ पे कि पहले 3 घंटे में दोनों ने एक दूसरे के साथ बात ही नहीं की, केवल बैठे रहे एक दूसरे के बाजू में। लंच के अंदर मैंने देखा कि पति ने अपने हाथों से प्लेट भरकर उसको, नहीं, प्लेट में कोई तो भी चीज़ ला कर दी है वहाँ पे, और एक दूसरे के साथ कुछ बात की है। शाम को जाते समय एक हमारा मेडिटेशन होता है कृष्ण का, एक पोस्टर वगैरह भी हम सामने रखते हैं वगैरह। तो हम बाद में वो पोस्टर, आपका अकेले के कृष्ण नहीं है, दोनों के हैं ऐसे बोलते हैं। फिर वो दोनों ने कृष्ण को हाथ में लिया और बहुत भावुकता के साथ उस के जो 2 मंत्र हम वगैरह एंड में देते हैं उस सेशन में, वो मंत्र वगैरह सब लिए। दूसरे दिन जब आए वापस तो हमने देखा कि वो सब बिल्कुल एकदम नॉर्मल पति पत्नी की तरह रहे। चलो सब अब मेरा नॉर्मल हो गया। पति, वो सास और माँ भी बहुत खुश थे, और बहुत ज़्यादा संख्या थी उस समय, कुछ तो भी 90-95 लोग थे, तो मैं सबको टाइम दे नहीं पाया वर्कशॉप में। तो उस समय मैंने ज़्यादा पूछा नहीं। 3 साल बीते। 3 साल के बाद एक कपल मेरे पास आया मेरे वर्कशॉप के अंदर। बोले सर आपने पहचाना क्या हमें? बोले नहीं, चेहरे तो देखे जैसे लग रहे। मैंने आपका वर्कशॉप पहले हमने किया है और हमको 3 साल का एक बच्चा है। तो मैं केवल आपको याद दिला दूँ कि मेरी माँ ने आपको कहा था कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, हम अलग होने वाले हैं, और बच्चा कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हमको ज़बरदस्ती लाकर बिठाया, और आपका वर्कशॉप होने के बाद हम बच्चे के लिए एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हो गए कि अगले 3 साल में तो हमारा झगड़ा हुआ ही नहीं। आज 3 साल के बाद दूसरे बच्चे को लेकर पेट के अंदर हम आपके वर्कशॉप में आए, और इसका क्रेडिट केवल आपके वर्कशॉप को जाता है। मतलब ये अभिमन्यु गर्भ संस्कार के वर्कशॉप की ताकत थी कि अगर पति पत्नी दोनों बैठ जाए तो यहाँ तक उनके अंदर आदर सम्मान निर्माण होता है। और जरा सोचिए कि बच्चे को कितना अद्भुत, मतलब उसके अंदर आशीर्वाद मिला होगा, और उस बच्चे का वैवाहिक जीवन कितना सशक्त होगा कि जो पति पत्नी अलग होने वाले थे, अभिमन्यु गर्भ संस्कार तो बच्चे को दे रहे थे हम, लेकिन जो विश्वास, जो रिश्ता कायम हुआ पति पत्नी के बीच, वो अद्भुत था। और आमतौर पर पति पत्नी का कहना भी है कि जितना मधुरता हमारे भीतर थी, आपके वर्कशॉप को करने के बाद हमारी भीतर की मधुरता बहुत बड़ी है। हम एक दूसरे का सम्मान करना सीख गए, और माता पिता बनना क्या होता है ये हम सही ढंग से जान पाए आपके वर्कशॉप में आने के बाद। अब ऑनलाइन कोर्स के अंदर क्या होता है कि वो आप अकेले अकेले सेशन कर लेते हो। जैसे मैं अभी कपल से बिठाया हूँ आप सबको, वैसे काफ़ी लोग आज तो बैठे भी नहीं होंगे। मुझे पता है कि आप में से आधे लोग मतलब अकेले बैठे होंगे, पति नहीं बैठे होंगे साथ में, आधे बैठे हैं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन वर्कशॉप हो, दोनों मिलकर कीजिए। और मई या जून के अंदर हम नया फॉर्मेट लेके आ रहे हैं ऑनलाइन कोर्स का। इसके अंदर डेली सेशन लाइव रहेंगे, डेली, लेकिन उसका फिर फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह भी अलग रहेगा। लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली सेशन रहेगा, डेली लाइव सेशन रहेगा। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये मई एंड या जून फर्स्ट वीक के अंदर शुरू होगा। तो ठीक है, लेकिन अभी जो भी आपको जिस तरह का मिला है ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन वर्कशॉप की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि आप वहाँ पे प्रत्यक्ष मेरे सामने होते हो और आपको पूरा हम करवा के भेजते हैं। चलो विषय थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा समय भी समाप्ति की ओर है आज के सेशन का। तो भावनाओं को संतुलित रखने की प्रणाली के ऊपर हम बात करेंगे, इमोशनल कंट्रोल सिस्टम।
क्योंकि जैसे ने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इस समय शरीर बदल रहा है तो सब कुछ बदल रहा है, हार्मोन्स भी बदल रहे हैं एक तरह से, और उसके साथ साथ इमोशंस, भावनाएं भी तेजी से बदलती है। कभी बिना कारण खुशी, कभी अचानक उदासी, कभी छोटी बात पर गुस्सा, इसे हम कहते हैं मूड स्विंग, मन में उतार चढ़ाव, मन के उतार चढ़ाव। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए कि यह प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, यह एक नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसके अंदर आपके भीतर के हार्मोन्स के बदलाव से मन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन बच्चे को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ गर्भ के अंदर याद आती है। कभी उसको अपने माता पिता की बात, ये नए माता पिता है, नया घर है, नया शहर है, उसको पुराने माता पिता याद आते हैं, क्योंकि गर्भ के अंदर उसको पूर्व जन्म याद है। पुराने माता पिता याद आते हैं, पुराने रिश्ते याद आते हैं, पुराना खान पान याद आता है, पुरानी कोई घटना दुर्घटना याद आती है। तो ये सारी चीज़ें याद कर कर बच्चा अपने भाव जब आपके अपने अंतर्मन से आपके अंतर्मन तक पहुंचाता है, तो उसकी वजह से भी आपके मूड स्विंग होते हैं। तो इसे ऐसे गलत नहीं समझना चाहिए, और इसके अंदर ना पति को जज करना चाहिए, न स्त्री को, माँ को, खुद को ऐसे जज करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की और स्वयं की आपने। तो इन बातों को समझकर हैंडल करना चाहिए। और ऐसे देखिए, ये जो हम लड़कियों को बोलती है पापा, लड़कियों को क्या बोलते हैं, पापा की परी बोलते हैं ना, मजाक मजाक में बोलते हैं कि पापा की परी, लेकिन वास्तविकता के अंदर पापा की परी होती है अगर सच्चाई देखा जाए तो। और ये स्त्री जो होती है, भारत की कन्या जो होती है, अपना पहला सुपर हीरो अपने पिता के अंदर ढूंढती है। पहला सुपर हीरो कौन होता है कन्या का? उसका पिता होता है। लेकिन जब आंगन बदलता है और वो अपने पति के आंगन में आती है, पिता के जीवन से पति के जीवन में प्रवेश करती है, तो उसका दूसरा सुपर हीरो उसका पति होता है। तो एक पिता बेटी के प्रति बहुत समर्पित होता है जिंदगी के अंदर। जो भी पुरुष यहाँ पे बैठे हैं, जो पिता बन रहे पहली बार, तो या फिर जिसको अभी बेटी नहीं हुई है, बेटी होने वाली या हो सकती है, तो वो जब बेटी हो जाएगी ना, फिर आपको समझ में आएगा कि एक स्त्री क्या होती है। एक पिता के पास से कन्या को लेकर आ जाना, अपनी जीवन साथी बनाना क्या होता है। पिता कैसे कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी के हाथों में देता है, वो आपको समझ में आएगा। तो इस बात को समझे कि भले ही ये कन्या अपने पिता का आंगन छोड़कर आई है, लेकिन ये किसी की राजकन्या है, किसी की राजकुमारी है। जैसे एक कन्या का पहला सुपर हीरो उसका पिता होता है, तो पति को भी गर्भ के अंदर जो बच्चा है, वो स्त्री है कि पुरुष, कन्या के पुत्र, बात की बात है, लेकिन उसका सुपर हीरो बनना है। उसका सुपर हीरो बनने के लिए आपको अपनी पत्नी का सुपर हीरो बनना पड़ेगा, सपनों का राजकुमार बनना पड़ेगा। तो बच्चे को पिता अपने आप मिल जाएगा अच्छा। तो इन दिनों के अंदर उसके सारी भावनाओं का आदर करना, सम्मान करना, उसको समझ के लेना। तो सबसे पहले तो रिएक्शन देने से बचो, तुरंत प्रक्रिया से बचना चाहिए। तारीफ करने में आगे होना चाहिए, प्रेम करने में आगे होना चाहिए, लेकिन उससे पास से कुछ ऐसी बात आ रही है जिसके ऊपर आप नकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले हो, रिएक्शन करने वाले हो, तो उससे तुरंत बचना चाहिए। जब पत्नी भावुक हो तो तुरंत जवाब देना, तर्क करना, तुम ओवर एक्ट कर रही हो, तुम जरूरत से ज़्यादा सोच रही हो, ऐसी बातों के शब्दों का उपयोग पति ने नहीं करना है। ऐसा वो अवॉइड करे, परहेज करे इन चीज़ों से, क्योंकि उस समय उसे लॉजिक नहीं, तर्क नहीं समझ में आता, वो भाव समझती है उस समय। तो उस समय उसको सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, समझना चाहिए। तो पति को क्या करना है, उस समय शांत रहना है, ध्यान से सुनना है, सिर्फ ऐसे उपस्थिति, प्रेजेंस रखना है और उसके भावनाओं का समर्थन करना है। कभी कभी सॉल्यूशन समाधान नहीं होता, मतलब कभी कभी हर बात का समाधान नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं होता। तो ऐसे समय के अंदर सिर्फ आपका साथ होना काफ़ी होता है कि हर चीज़ का समाधान मत खोजे, सॉल्यूशन मत खोजे, आप सिर्फ उसके साथ बने रहे, ये महत्वपूर्ण होता है। और पत्नी खुद को कैसे संतुलित करे, तो बात पति की हो गई। आपके अंदर एक नया जीवन बन रहा है, इसलिए आपका इमोशनल स्टेटस जो है, भावनात्मक स्थिति जो है, बहुत पावरफुल और शक्तिशाली होनी चाहिए। जब भी मूड स्विंग हो, मन का उतार चढ़ाव आए, तो सबसे पहले आप रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए कि यह क्यों हो रहा है, क्या इसकी रिएक्शन जरूरी है, इसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया जरूरी है। आप अपने इमोशन के, अपने भावनाओं के मालिक है, उसके गुलाम नहीं है।
अगर वो भावनाएं अच्छी है तो ठीक है, उसके अंदर आनंदित होइए, मातृत्व को झलकाइए। लेकिन अगर नकारात्मक है तो उसके आप ऐसे गुलाम नहीं हैं, तो उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। तो त्वरित नियम क्या है वहाँ पे कि रिएक्शन को दूर थोड़ा सा विलंब कर दीजिए कि थोड़ा मैं 10 सेकंड के बाद रिएक्शन दूंगी, अभी नहीं, एक थोड़ी देर के बाद रिएक्शन दूंगी। जब भी गुस्सा आए, भावनात्मक उत्तेजना हो तो तुरंत प्रक्रिया मत दीजिए, सोचिए कि मैं 10 सेकंड के बाद इसकी प्रतिक्रिया दूंगी। और एक गहरी सांस लीजिए या 3 गहरी सांसें लीजिए और अपने फिर शब्दों को चुनिए। आप देखोगे कि जो भी नकारात्मक भाव आपके भीतर आए वो निकल गए। आप बहुत मुश्किल नहीं है, आप 2-3 बार करके देखोगे तो हो जाएगा ये। और फिर शांत तरीके से बोले। और बच्चा भी इस टेक्निक को गर्भ के तरह सीखता है। बच्चे को बचपन से सारी चीज़ें रहती है उसके शैली के अंदर वगैरह, स्वभाव शैली के अंदर। तो यही 10 सेकंड जो होते हैं वो आपके भीतर के नकारात्मक संबंधों से या रिलेशनशिप से आपको बचा देते हैं और बच्चे के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पर्यावरण या वातावरण बोलेंगे या माहौल वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो याद रखिए, इमोशन, भावनाएं आना प्राकृतिक है, नेचुरल है, लेकिन उन्हें कैसे एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, ये हमारा चॉइस है, ये हमारा चयन है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर ये सिस्टम प्रणाली फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, तो घर में शांति आती है, समझ बढ़ती है और बच्चा एक संतुलित और मजबूत व्यक्तिमत्व लेकर आता है, एक बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेकर आता है। तो एक छोटा सा अभ्यास भी आप कर सकते हो कि आज से कि हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, हम सोच समझकर उत्तर देंगे। तो ये प्रयोग आप आज से कर सकते हो, जिससे घर में भावनाओं पर नियंत्रण होता है और वहीं से एक स्थिर और सफल जीवन की शुरुआत होती है गर्भ के अंदर से। तो ये बात है। और बेबी का विजन प्लानिंग, बच्चे के गुणों की योजना भी, जैसे जिजाऊ ने एक सपना देखा, तो उस समय शाहजी राजे उनके पास अधिक नहीं थे उस समय, लेकिन शिवा मतलब जिजाऊ ने जो सपना देखा, जो गुण अपने बच्चे के अंदर देखना चाहे थे, वो सब कुछ बच्चे में नजर आए। और उस बच्चे ने जिजा माता ने जो सपना देखा था, उस बच्चे ने शिवाजी महाराज बनकर एक इतिहास रच दिया। तो हम एक बहुत ही पावरफुल और भविष्य केंद्रित ये भाव अपने भीतर से जब व्यक्त करते हैं, तो हम इसको ये कहेंगे कि बच्चे के गुणों की पूर्व योजना बनाना, यानी कि बेबी विजन प्लानिंग इसको हम कह सकते हैं। और ये अकेली माँ नहीं, पति पत्नी दोनों मिलकर करें, माता पिता दोनों मिलकर करें। आमतौर पर हम क्या करते हैं, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर हम सोचते हैं कि इसे ऐसा बनाना है, वैसे बनाना है, ऐसा नहीं। लेकिन गर्भ संस्कार हमें एक अलग दृष्टिकोण सिखाता है। बच्चा बनने के बाद नहीं, बच्चा बनने से पहले ही, यानी कि बच्चा दुनिया में आने से पहले ही गर्भ के अंदर उसकी दिशा तय की जाती है। तो वैल्यू सेटिंग, गुणों का निर्धारण कीजिए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि बच्चा सिर्फ आनुवांशिकता से नहीं बनता, जीन से नहीं बनता। यह आनुवांशिकता नहीं है केवल, वह वातावरण से, विचार से और भावनाओं से बनता है। इसलिए आज आपको निर्णय लेना है कि हम अपने बच्चे में कौन से गुण चाहते हैं। निडरता है, अनुशासित है, आध्यात्मिक है, सम्मान देने वाला है, बुद्धिमान है, शांत है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके बच्चे के भविष्य की रूपरेखा है, फ्यूचर ब्लूप्रिंट है एक तरह से। इसलिए तो हमारा जो अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र है वो क्या है, हिंदी के अंदर सुना देता हूँ, संस्कृत, हिंदी, मराठी सभी भाषाओं में वो। तो हम खुश एवं धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ, सुदृढ़, सौभाग्यशाली, धनवान, विद्वान, निर्दोष, दीर्घायु, निर्भय, आनंदमय एवं दिव्य संतान प्राप्त है। हमने ये नहीं बोला कि ऐसी संतान होगी, हमने ये नहीं बोला कि ऐसी चाहिए, हमने विश्वास से अपने आप को भरा कि हमको ऐसी संतान प्राप्त है। और ये मंत्र आपको मैंने रोज रात को 9 बार करने के लिए बोला है। एक मंत्र जो था वो सुबह करना था, एक मंत्र रात को करना था, और एक फिर संरक्षण मंत्र भी दिया है आपको। तो ये जो मंत्र है, जब आप रात को सोते समय बोलते हो, अगर पति पत्नी दोनों बोले तो सोने पे सुहागा की बात है, माँ को तो बोलना ही बोलना है। तो आप बोलते हो कि मेरा बच्चा ऐसा है, और बच्चा बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, जो ऐसा हूँ बोलकर आता है वैसा ही होता है। तो अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र की जादू है, इसके रिजल्ट बहुत अद्भुत है। जिन्होंने वर्कशॉप किया, कोर्स किया, उसके लिए तो अद्भुत है। जिन्होंने नहीं किया उनको भी लाभ हुए हैं।
लेकिन आपको असीमित मात्रा में लाभ होते हैं, क्योंकि इन सारे गुणों को केवल आप घोषित नहीं करते, तो इस सारे गुणों को अलग अलग संस्कारों के माध्यम से बच्चे के जीवन के अंदर स्थापित करते हो आप अभिमन्यु गर्भ संस्कार के माध्यम से। जो 9 संस्कार हमने बनाए हैं, जो भी गर्भ संवाद गर्भ ध्यान की गर्भ संवाद के अलग अलग प्रकार बताए, गर्भ ध्यान के अलग अलग प्रकार बताए, फिर अलग अलग और भी प्रोसेस करवाए, और भी कुछ होमवर्क दिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से सारे गुण उसके अंदर स्थापित होते हैं। और स्थापित करके जब घोषणा करते हो तो ये तो अद्भुत शक्ति हो गई। तो इसलिए अभिमन्यु गर्भ संस्कार के कोर्स में सहभाग लेना, वर्कशॉप के अंदर सहभाग लेना, यानी कि इतिहास रचने वाले, इतिहास बदलने वाले संतानों को जन्म देना, एक आदर्श प्रस्तुत करना, जीवन से आदर्श प्रस्तुत करने वाले संतान को जन्म देना, एक बड़े समूह का नेतृत्व करने वाले संतान को जन्म देना होता है। और ऐसे संतान लाखों में एक ही माँ को मिलती है, और अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर आने वाली हर माँ लाखों में एक ही होती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है, उच्चतर मन की प्रोग्रामिंग होती है एक तरह से। जब आप बार बार सोचते हो या बार बार अनुभव करते हो, जो बार बार बोलते हो, वही बच्चे के लिए अवचेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो जाता है, स्थापित हो जाता है। इसे कहते हैं अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब अगर आप रोज अनुभव करती है कि मेरा बच्चा स्ट्रांग है, मेरा बच्चा शांत है, मेरा बच्चा ऐसे नीडर है, तो मैंने अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र के अंदर सारे गुण बताए, और सारे गुण आपके भीतर आ गए बच्चे के अंदर, तो आपके बच्चे के पास कुछ भी आने का बाकी नहीं रहता। जिस भी क्षेत्र के अंदर आएगा धूम मचा देगा आपका बच्चा। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, सिर्फ माँ नहीं, पिता भी सोच और भावना समान रूप से वहाँ पे व्यक्त करता है और बच्चे के अंदर रूपांतरित करता है, इक्वली वहाँ पे अपना सहभाग देता है। तो अगर दोनों एक विजन रखते हैं बच्चे के प्रति, तो प्रोग्रामिंग जो है, वो संस्कार का निर्माण जो है, ये बहुत ही मजबूत होता है। और अभिमन्यु गर्भ संस्कार उस कलम का नाम है जिस कलम से माँ अपने बच्चे का भाग्य स्वयं लिखती है, पिता भी अपना सहयोग देता है, और गर्भ संस्कार की कलम से लिखा हुआ है भाग्य दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। तो फिर तो आप रोजाना ऐसे संवाद करें, गर्भ संवाद करें, गर्भ ध्यान करें। गर्भ संवाद पे हमारा स्पेशल सेशन है 1.5 घंटे का, गर्भ ध्यान पे स्पेशल 1-1.5 घंटे का सेशन है, और वर्कशॉप के अंदर तो प्रत्यक्ष रूप से हम करवा के लेते हैं। तो फिर जो भी है आप अपने बच्चे को निर्धारित कीजिए और अनुभव कीजिए, बोलिए, बच्चे को बताइए, अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र का उपयोग कीजिए। तो याद रखिए कि बच्चा एक 5% प्रारब्ध लेके आता है। कितना? 5%, मतलब पूर्व जन्म का 5% प्रारब्ध लेकर आया है, बाकी वो कोरी पाटी है, पूरा मतलब प्लेन स्लेट है। तो ग्रहण करने वाली एक प्रणाली है, उस स्लेट के ऊपर, उस कोरी पाटी के ऊपर जो भाग्य लिखोगे आप अभिमन्यु गर्भ संस्कार की कलम से, वो उसके जीवन से कोई मिटा नहीं सकता। आप जो भी ऊर्जा, विचार, भावनाएं देंगे वही उसका स्वभाव बन जाएगा, उसका जीवन बन जाएगा। तो सोच समझ कर सोचिए, सोच समझ कर बोलिए, जागरूक होकर अनुभव कीजिए। आप सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं दे रहे, आप एक व्यक्तिमत्व, एक भविष्य और एक युग को जन्म दे रहे हो। और बाकी सारे बच्चों का जन्म होता है, लेकिन संसार में कुछ विशेष काम करने वाले बच्चों का जन्म नहीं होता, प्राकट्य होता है। और अभिमन्यु गर्भ संस्कार के बच्चों का हम प्राकट्य करवाते हैं, सामान्य जन्म उनको नहीं देते। और एक श्रेष्ठ माता पिता ही एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दे सकते हैं। और अभिमन्यु गर्भ संस्कार की सारी प्रणालियों से ये हमारा प्रयत्न रहता है कि केवल एक श्रेष्ठ माँ नहीं, तो एक श्रेष्ठ पिता भी आपके भीतर से उभरे और एक महान माता पिता, महान संतान को जन्म दे। तो एक लास्ट आज का 3-4 मिनट का गर्भ संवाद है। तो पत्नी ऐसा या तो सो सकती है और पति उसके गर्भ पे हाथ रखे, या फिर कंफर्ट स्टेज के अंदर आप बैठे कि पति दोनों हाथ आपके गर्भ पे रख सके और आंखें बंद कर आप इस गर्भ संवाद को अनुभव कर सको। तो मैं फिर ये संवाद होने के बाद फिर 1-2 बातें बोलकर 10 मिनट में हम सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो पति का हाथ अपने गर्भ पे रखिए आप, जैसे भी कंफर्ट स्थिति के अंदर, ऐसे स्थिति में कि वापस हाथ निकालना न पड़े। पीछे से बैठ सकते हैं पति, सामने से बैठ सकते हैं, साइड से बैठ सकते हैं,
और कंफर्ट कंधे पे भी हाथ सर रख सकते हैं एक दूसरे के, या कोई मतलब जैसे भी स्थिति में बैठना है, सोफे पे, नीचे, लेट कर, बैठ कर, कंफर्ट स्थिति में बैठ जाइए आप। और पिता के द्वारा गर्भ संवाद। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे लाडले, जब से तुम अपनी माँ के गर्भ में आए हो, मेरा हृदय गर्व और आनंद से भर गया है। तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए मेरे मन में असंख्य भाव उमड़ रहे हैं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। तुम्हारे आगमन की खबर ने मेरे मन में कई सपने और कल्पनाएं जगाई है। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी उपलब्धि की कल्पना करता हूँ। तुम्हारे पहले कदम, तुम्हारी पहली मुस्कान, तुम्हारी भोली भाली बातें और तुम्हारी आंखों में चमकते सपने। मैं यह सोचकर अत्यंत उत्साहित हूँ, तुम कैसे नई नई चीजें सीखोगे और कैसे अपने जीवन के हर पड़ाव पर अपनी पहचान बनाओगे। तुम्हारे आने से पहले ही मेरे हृदय में तुम्हारे लिए असीम स्नेह और प्रेम का सागर उमड़ चुका है। जब भी मैं तुम्हारी माँ के पेट पर हाथ रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे संवाद कर रहे हो और मैं तुमसे। तुम अभी मेरे दिल की धड़कन बन गए हो। मेरा हर विचार, मेरा हर सपना अब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा भर देंगी। तुमने हमें अपने माता पिता के रूप में चुना है, इसके लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर है और तुमसे मिलने के लिए सभी अत्यधिक उत्साहित है। हमारे भगवान भी सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आगमन के लिए मैं भगवान का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तुम्हारे आने से हमारी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है और मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम तुम्हारे लिए एक सुरक्षित और सुखमय संसार तैयार कर रहे हैं। मैं तुम्हें जीवन की हर सीख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह भी भली भांति ज्ञात है कि तुम मुझे भी बहुत कुछ सिखाओगे। मैं तुम्हें हर सुख दुख में साथ देने का वचन देता हूँ। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे छोटे छोटे कदम हमारी दुनिया को और भी सुंदर बनाएंगे। मैं यह सोचकर बहुत उत्साहित हूँ कि तुम कैसे दिखोगे, तुम्हारी आवाज़ कैसी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ एक अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारा समर्थन करूँगा और तुम्हें अपनी बाहों में लेने के उस पवित्र पल की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे यह नहीं पता कि तुम बेटा हो या बेटी, लेकिन यदि तुम बेटी हो तो तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी राजकुमारी बनोगी। तुम्हारी हंसी मेरे हृदय को प्रफुल्लित कर देगी और मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा और खुशियों के लिए तत्पर रहूँगा। मैं तुम्हें एक आत्मविश्वासी, सशक्त और अपने सपनों को पूरा करने वाले व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ। और यदि तुम बेटा हो तो तुम मेरे लिए एक महान मित्र, मार्गदर्शक और परिवार का अभिमान बनोगे। मैं तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा दूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे सच्चाई, ईमानदारी और साहस के साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन तुम जो भी हो, मेरे लिए सबसे खास हो। तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो और मैं हर दिन तुम्हारे साथ बिताने के लिए उत्सुक हूँ। तुम्हारे पिता बनने का गर्व और स्नेह अभी से मेरे दिल में बस चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस जीवन में तो आ ही चुके हो, अब बस तुम्हें अपनी गोद में लेने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। तुम्हारा पिता। जय श्री कृष्ण।
3 बार ब्लेस करें। 3 बार ब्लेस कर कर गर्भ को सहलाए पिता और अपने हाथ निकाले, पत्नी की आंखों में देखे। अगर आंखें बंद है तो आंखों में पहले हाथ घुमाकर फिर धीरे धीरे खोले। फिर एक दूसरे के पास देखें, आप मुस्कुरा लें, एक दूसरे की भावनाओं का अभिवादन करें। तो आज का ये कपल सेशन हम यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। हम सोच रहे कि इसको थोड़ा सा पार्ट 2 के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि मैं आधी बातें बोल पाया, आधी बातें बोल ही नहीं पाया समय अभाव के अंदर। तो इतनी देर में हम इतना ही बोल पाए, और बहुत कुछ हमने सोच के रखा था, तो वो भी हम किसी अगले सेशन के अंदर व्यक्त करेंगे। और सब अगर तैयार हो तो हम किसी मतलब पुणे में या कहीं पे किसी अच्छे स्थान के ऊपर 1-2 दिन का एक गेट टुगेदर भी कर सकते हैं इन प्रेगनेंसी, जिसके अंदर हम, लेकिन क्या होता है कि ये सब आयोजन वगैरह करने में खर्चा आ जाता है, तो आपको शेयरिंग करनी पड़ती है रुपयों की, तो और फिर रहने की व्यवस्था वगैरह करना है तो और भी आ जाता है। 1 डे का ठीक है, सुबह गए शाम को आ गए, लेकिन फिर रूम्स वगैरह देने हैं तो काफ़ी। तो कभी कभी हम रेसिडेंशियल वर्कशॉप रखते हैं लोनावाला के अंदर वगैरह, तो उसमें काफ़ी उत्साह के साथ बेबी मून बोलते हैं हम उसको, 2 नाइट 3 डेज़ या 3 नाइट 4 डेज़ का करते हैं। लेकिन उसमें कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं, और कभी कभी अगर रिस्पांस नहीं मिला तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि उसका आयोजन का खर्चा ही 8-10 लाख का रहता है। तो फिर इसलिए हम उसको बहुत कम रखते हैं, नॉन प्रॉफिट इवेंट में आता है हमारा वो। हम कहेंगे तो नहीं आपको मिलेगा बोल के, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ज़रूर, क्योंकि वो 25,000 के आसपास रेसिडेंशियल वर्कशॉप जाता है मिनिमम। मैं क्योंकि हर कपल को अलग रूम देना होता है, तो मिनिमम इतना है। तो अगर आपकी कोई इच्छा है तो आपसे बोल के रखो। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आ जाती है इंक्वायरी वगैरह, तो हम निश्चित रूप से इसके ऊपर तुरंत सोचकर जल्द से जल्दी निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल आज के सत्र को हम यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपना हैंड रेज कर सकते हो किसी को कुछ पूछना हो तो। या मैंने सबके ऑन कर दिए है वीडियो, माइक ऑन कर दिए सबके। ठीक है, सब लोग अपने अपने वीडियो खोले, जय श्री कृष्ण बोले और आज के सत्र से विदा लें। माइक खोले, जय श्री कृष्ण बोल के सत्र से विदा लें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।